हेलो एवरीवन। आज यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यह है सेल यानी कि कोशिका के बारे में। कोशिका किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें यानी कि वो सजीव अगर है तो सजीव में 100% है कि उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शरीर का जो उसका गठन है वो किससे मिलकर के हुआ है, वो कोशिकाओं के ही द्वारा हुआ है। और इसमें हम लोग सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने किया, सेल का फंक्शन क्या होता है, कोशिका का काम क्या होता है, इसकी खोज किसने की, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें सेल की यानी कि कोशिका की अगर बात की जाए तो कोशिका को क्या कहा जाता है, ये स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट होती है यानी कि ये संरचनात्मक और मौलिक इकाई होती है किसी भी जीव की। जैसे हम लोग अगर अपने शरीर के गठन की बात करें तो हमारा शरीर क्या ऐसा है कि बस खाली कोई एक कंप्लीट सेल है? नहीं, ये अलग अलग चीजों से मिलकर के बना है। अगर हम अपने शरीर में देखें तो डिफरेंट सिस्टम्स हैं। ठीक है, सिस्टम्स में बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, स्केलेटन सिस्टम अलग है यानी कि कंकाल तंत्र अलग है, परिसंचरण तंत्र अलग है, एक्रीटरी सिस्टम बहिष्करण तंत्र वो अलग है। ठीक है, तो डिफरेंट सिस्टम्स है तो डिफरेंट ऑर्गन्स है यानी कि अलग अलग अंग भी मौजूद है। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी में अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गन्स की बात की जाए तो ये 80 ऑर्गन है। पहले 79 ऑर्गन थे 2016 तक। 2016 में साइंटिस्ट ने एक और ऑर्गन को ऑब्जर्व किया कि ये हमारे शरीर में मौजूद है, पहले भी था लेकिन इसको फर्दर इसके फंक्शन को देखा गया जो कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा में छोटी आंत के पीछे उपस्थित होता है और इसको मिला करके हमारे बॉडी में 80 ऑर्गन्स हो गए हैं यानी कि 80 अंग हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो ये सभी ऑर्गन्स किससे मिलकर के बने हैं? अंग बेटा, ऑर्गन की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गन बने हुए हैं टिश्यूज से। ठीक है, और टिश्यूज किससे मिलकर के बने हैं? सेल्स से। तो अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो सेल जो होती हैं यानी कि कोशिका जो होती हैं, भले ही इनकी ओरिजिन अलग अलग क्यों ना हुई हो, उत्पत्ति अलग अलग क्यों ना हुई हो, ये सभी मिल करके अगर किसी एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं यानी कि किसी एक ही कार्य को करते हैं तो ये बना लेती हैं टिश्यू यानी कि ऊतक। ठीक है, और टिश्यूज भले ही आपकी ओरिजिन अलग है लेकिन मिल करके किसी एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तो टिश्यूज से मिलकर के बनता है हमारा ऑर्गन यानी कि अंग बनता है बेटा। और ऑर्गन से मिलकर के क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि कोई भी जीव का गठन हो जाता है। तो बेसिक यूनिट क्या है बेटा? सेल है किसी भी लिविंग बीइंग के लिए यानी कि किसी भी सजीव के लिए। ठीक है, तो सेल को इसीलिए कहा गया है कि ये लाइफ की यानी कि जीवन की जो स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक और फंडामेंटल यानी कि मौलिक इकाई होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर देखें तो सेल की जो स्टडी है बेटा यानी कि कोशिका का जो संरचना का अध्ययन है कि आखिर इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। जैसे अगर किसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को हमें देखना है तो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में क्या होगा, हम लोग उसकी बेसिक यूनिट हर एक चीज देखेंगे कि ब्रिक हो गई, ब्रिक के अलावा यानी कि ईंट के अलावा उसमें क्या लगा हुआ है? मोरम लगी हुई है, सीमेंट लगी हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें उसकी यूनिट में आ गई बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। तो सेल के स्ट्रक्चर को अगर हमें स्टडी करना है कि ये किस किस चीज से मिलकर के बनी है तो इसको कहा जाता है सेल बायोलॉजी, कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है यानी कि कौन कौन से अंग उपस्थित है। ठीक है, या अगर हम लोग देखें तो अंग के अलावा अगर देखा जाए तो यहां पर सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं जिनको कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिकांग। और ये कोशिकांग का जो अध्ययन है ये सेल बायोलॉजी यानी कि कोशिका जीव विज्ञान या कोशिका विज्ञान कहलाता है। साथ ही साथ यहां पर देखिए सेल के ऑर्गन्स की स्टडी सेल बायोलॉजी में की जाती है, लेकिन सेल की स्टडी यानी कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, ये पॉइंट जरूर नोट डाउन करिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज नोन एज साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान इसको भी कहा जाता है। तो देखिए सेल बायोलॉजी में सेल ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिका के अंगों का अध्ययन और साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। इसमें अंग का कोशिका के और इसमें
कोशिका का अध्ययन। ये 2 पॉइंट खास तौर पर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। साथ ही साथ सेल की डिस्कवरी की बात की जाए तो 1665 में यानी कि 1665 ईस्वी में किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। इन्होंने कॉर्क, जो कि बॉटल का कैप होता है, देखिए आज के समय पर हमें एल्यूमिनियम, प्लास्टिक या रबर के कैप्स मिल जाते हैं बॉटल्स में, लेकिन पहले किसके यूज होते थे ग्लास बॉटल में? कॉर्क का यूज किया जाता था। आप लोगों ने देखा होगा कॉर्क अक्सर शैंपेन की बॉटल्स में कि कॉर्क यूज करी जाती है। तो वो कॉर्क जो है ये ओक प्लांट की लकड़ी होती है, उसकी छाल से कवर से बनाया जाता है कॉर्क को। और जब रॉबर्ट हुक ने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से उसको पतले सेक्शन काट करके देखा तो उन्हें कुछ हेक्सागन स्ट्रक्चर नजर आए थे, यानी कि खटभुज के आकृति की संरचनाएं कुछ इस तरीके से नजर आई थी। और इसको उन्होंने नाम क्या दिया था? इसको नाम दिया था सेल, यानी कि कोशिका। तो सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? आपका रॉबर्ट हुक को जाता है। और इन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि इन्होंने अपने वर्क को किस बुक में लिखा था? तो इनकी बुक का नाम था बेटा माइक्रोग्राफिया, ठीक है। बुक का नाम क्या था रॉबर्ट हुक की, जिसमें इन्होंने सेल के बारे में लिखा था? तो माइक्रोग्राफिया बुक का नाम था, माइक्रोग्राफिया बुक का नेम था, जिसमें इन्होंने सेल के बारे में बताया था। तो सेल की डिस्कवरी किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहां पर देखें कि जो सेल होती है, सेल सभी जीवों में उपस्थित होती है। सारे एनिमल्स में या सारे लिविंग बीइंग में अगर देखा जाए तो उनकी बेसिक यूनिट क्या है? सेल ही है। तो शरीर का निर्माण यानी कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किससे बना है? सेल से बना हुआ है। और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। मतलब क्या है कि पूरी बॉडी किसी भी एनिमल की वो सिंगल सेल में भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय, जैसे कि हम आप लोग हैं। इसको आप लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं कि कई सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनको कहा जाता है बेटा क्या? एक कोशिकीय जीव, ठीक है। क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव इनको कहा जाता है। अब एक कोशिकीय जीव कौन से हैं बेटा? जैसे कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? यूनिसेलुलर, यानी कि सिंगल सेल में निहित है, ठीक है। पैरामीशियम की बात करें, इसको स्लीपर शेप एनिमल कहा जाता है, चप्पल की आकृति का जीव। ये सिंगल सेल है और ये नेकेड आइज से हमें कभी नहीं दिख सकती हैं। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की। और माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हम लोग छोटे एनिमल्स को या स्मॉलर स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अमीबा हो गया, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास हो गया, यानी कि काई की अगर हम बात करें, एल्गीज की फैमिली में बात करें, तो ये सभी आपके, ऐसा नहीं कि बस खाली यही इतने चार हैं, बहुत सारे आपके एनिमल्स हैं जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, यानी कि एक कोशिकीय। इनकी कंप्लीट बॉडी सिंगल सेल में निहित होती है, ठीक है। वही जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि इनको कहा जाता है बेटा बहुकोशिकीय जीव। इनको क्या कहा जाता है? बहुकोशिकीय जीव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बहुकोशिकीय जीव, इनमें क्या होगा? कई सारी सेल्स मिलकर के बनाती हैं हम इनके बॉडी के स्ट्रक्चर को। जैसे हम लोग अपनी बॉडी की बात करें तो हम लोग मल्टी सेलुलर हैं। एक एडल्ट ह्यूमन की बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो मल्टी सेलुलर हो गए, बहुकोशिकीय हो गए। ऑक्टोपस की बात करें, ठीक है, या पेट्रोमाइजोन की बात की जाए, तो ये आपके डिफरेंट एनिमल्स हैं। ये आपके एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी कि जलीय वातावरण में रहते हैं। तो ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं और इनको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। तो जिनका शरीर सिंगल सेल से हो उनको यूनिसेलुलर, और जिनके शरीर के निर्माण में कई कोशिकाएं होती हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए कि सेल का काम क्या होता है, तो सबसे पहली चीज कि सेल क्या करती है?
ये एक बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, यानी कि शरीर को संरचनात्मक सहारा देती है। जैसे हम लोगों की बॉडी का एक शेप है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का काम किसका है बेटा? ये सेल के बेसिस पर ही होता है। तो सेल हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ जो भी फूड मटेरियल कोई भी एनिमल कंज्यूम करता है या प्लांट कंज्यूम करता है, प्लांट बनाता है, ठीक है, तो ये आप अगर देखिए तो फूड मटेरियल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उनसे वो एनर्जी में कन्वर्जन करने का काम भी कौन करता है बेटा? सेल करती है। अब देखिए एनर्जी कन्वर्जन कैसे? हमने खाया क्या फूड में? हमें फूड मटेरियल, हम कुछ भी खाएं तो उसमें से हमें क्या मिलेगा बेटा? स्टार्च मिलेगा। ग्रेन्स की अगर हम लोग बात करें तो इनसे हमें क्या मिला बेटा? स्टार्च मिला। स्टार्च हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं मंड। अब मंड क्या है कि ये एंजाइम्स के थ्रू क्या होगा? सिंप्लीफाई होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, तो ये कन्वर्ट होगा हमारा ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अब ये जो ग्लूकोज है इसको यूज कौन करेगा? सेल्स यूज करेंगी। और सेल्स में जो अंदर फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, वहां पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एनर्जी के प्रोडक्शन का, ग्लाइकोलिसिस का, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ये स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। तो ग्लूकोज से आपका क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, और हमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। एटीपी को क्या कहते हैं हम लोग बेटा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, और इनको कहा जाता है क्वाइन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। और जब ये एनर्जी यानी कि क्वाइन, पैसे खर्च होंगे तभी एनर्जी का यूज होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। हम कोई भी काम करें तो एटीपी खर्च होगी तभी कोई काम संपन्न हो पाएगा। जैसे हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ रही, क्योंकि बोल भी रहे, समझा भी रहे, बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, तो इन सब में एनर्जी क्या हो रही है? एनर्जी आपकी खर्च हो रही है। और एनर्जी खर्च हो रही है यानी कि कौन खर्च हो रहा है? एटीपी का खर्च हो रहा है, एटीपी यूज हो रहा है। अब यही ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में ही अगर हम लोग देखें तो जब ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीशोषण होता है, तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 686 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, 686 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है किससे? ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। और ये एनर्जी जब प्रोड्यूस होगी तभी हमारा शरीर किसी भी काम को करने के लिए काबिल हो पाता है। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ये जो एनर्जी का कन्वर्जन है ये कौन कर रहा है? तो ये हमारे शरीर में जो सेल्स हैं ये क्या कर रही हैं? फूड से जो भी हमें पोषक पदार्थ, चाहे वो हमारा ग्लूकोज हो, चाहे वो हमारा प्रोटीन्स हो, चाहे वो फैट हो, इन सब का यूज करके वो एनर्जी का प्रोडक्शन करती हैं। कौन? सेल्स। ठीक है, साथ ही साथ सेल्स हमारी बॉडी में डिफरेंट्स यानी कि डिफरेंट आपके क्या करते हैं? डिफरेंट फंक्शन को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हम लोग बर्थ जब हमारी हुई थी, यानी कि जब हम लोग पैदा हुए थे तब तो नंबर ऑफ सेल्स हमारे शरीर में कम थी। आज के समय पर सभी लोग एडल्ट कंडीशन पर हैं, वयस्क अवस्था में है। एडल्ट कंडीशन में होने की वजह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सेल का नंबर इंक्रीज हो गया, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ी वैसे वैसे हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस आए, चाहे वो हार्मोनल चेंजेस हो और चाहे वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो, जिसकी वजह से हमारा अपीयरेंस भी अलग हो गया। तो ये सारी चीजें जिम्मेदारी किसकी होती है बेटा? सेल्स की होती है। तो सेल्स डिफरेंट फंक्शन हमारी बॉडी में, वेरियस मतलब बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। सारी जिम्मेदारी किसकी होती है बेटा? सेल्स की ही होती है हमारे बॉडी में फंक्शन करने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर अगर देखा जाए तो हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से, चाहे हमारी बियर्ड हो, चाहे मुस्टैच आना हो, या हमारा फेशियल स्ट्रक्चर, शरीर का गठीलापन, ये सारी चीजें सेल से जो सिक्रीशन होंगे उन्हीं के थ्रू हमारी बॉडी में ये सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो सेल्स जो हैं ये क्या है? ये अलग अलग आकृति और आकार की होती हैं। और जैसे हम लोग देखें कि अगर हम किसी बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं तो उसमें कुछ तो कंप्लीट ब्रिक्स यूज करी जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर हमें उनको ब्रेक करना पड़ता है।
जैसे आप लोगों ने अगर कंस्ट्रक्शन वर्क में देखा होगा तो जब भी वॉल को डिजाइन किया जाता है तो अगर स्पेस के अकॉर्डिंग कहीं पर पूरी ईंट रखी जाती है, ब्रिक रखी जाती है, कहीं पर आधा यानी कि हाफ, कहीं पर पौना ईंट रखा जाता है, कहीं पर उसको काट दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है दो पतले पार्ट में। तो ये डिफरेंट शेप की, आकृति की और आकार की होती है ईंट। वैसे ही सेल्स भी डिफरेंट शेप और साइज की होती है जो कि हमारी बॉडी में, बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो जो हमारी बॉडी है, बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन में सेल का मेजर रोल है। अब यहां बात आती है कि सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी जिसको हम लोग कहते हैं बेटा कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी में क्या कहा गया बेटा? सेल थ्योरी क्या थी? द न्यू सेल फॉर्म बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी नई कोशिका का जन्म पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से ही होगा, अपने आप कहीं से नहीं होगा। ये नहीं होगा कि सेल का अवतरण हो गया यानी कि उसका इनकारनेशन हो गया, बिल्कुल नहीं। सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही प्रोड्यूस होगी, अपने आप कभी नहीं होगा। जैसे अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ जो आपका, अगर आप इसके बारे में देखेंगे, चैप्टर है आपका जीवन की उत्पत्ति का, इसमें अलग अलग जो फिलोसफर थे उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी। सबसे पहले था स्पॉन्टेनियस जेनेसिस का, यानी कि स्वतः जननवाद इसको कहा जाता है। इसमें साइंटिस्ट ने, फिलोसफर ने कहा था कि अगर आप पसीने से भीगी हुई शर्ट को गेहूं के बोरी में दबा करके रख दें तो 21 दिन के बाद चूहे उत्पन्न हो जाएंगे। ये स्पॉन्टेनियस जेनेसिस में है, स्वतः जननवाद। लेकिन क्या कभी ऐसा होगा? अगर आज के हिसाब से आप देखिए तो क्या आप सभी लोग बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप पसीने से भीगी हुई शर्ट को गेहूं के बोरे में आप दबा देंगे तो उसमें चूहे लग सकते हैं, कीड़े पड़ सकते हैं नमी की वजह से। क्योंकि जब भी सीड की हम लोग स्टोरिंग करते हैं तो सीड में जो परसेंटेज होता है मॉइस्चर का, वो आपका 8 to 10% ही होना चाहिए मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर इससे ज्यादा है तो 100% है कि सीड में क्या हो जाएंगे बेटा? इंसेक्ट लग जाएंगे स्टोरेज के टाइम पर। ठीक है, तो अगर आपने पसीने से भीगी हुई शर्ट को दबा दिया तो उसमें कीड़े पड़ सकते हैं, लेकिन वो अपने आप नहीं होंगे, वो कीड़े आ जाएंगे। ठीक है, उनके स्पोर्स के कारण। अब चूहे 21 दिन में बच्चे देते हैं। ठीक है, जो चूहों का जो गर्भकाल होता है वो 21 दिन, हर 21 दिन में चूहे बच्चे दे सकते हैं। और एक बार में एक बच्चा नहीं, ये मैमल तो हैं, रोडेंट हैं, और एक बार में मैक्सिमम ये 16 बच्चे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि पहले स्वतः जननवाद था, लेकिन फिर इसको क्या किया गया? इसको डिसअप्रूव करने के लिए अलग अलग फिलोसफर्स ने, साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी, और वहीं पर सबसे ज्यादा मान्यता मिली थी किसको? सेल थ्योरी को, यानी कि कोशिका सिद्धांत को, जो कि 19वीं शताब्दी में तैयार किया था। और इसका मेन क्रेडिट जाता है किसको? थियोडोर श्वान को जाता है। ठीक है, यहां पर दो साइंटिस्ट का नाम आता है, थियोडोर श्वान और स्लाइडेन। तो इन्होंने क्या कहा था? द न्यू सेल फॉर्म बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी नई कोशिका पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से ही उत्पन्न होगी, अपने आप कभी भी इसका जनरेशन नहीं होगा। अब यहां पर सेल थ्योरी में देखें तो और भी कई सारे साइंटिस्ट हैं। सेल थ्योरी में देखा जाए तो ये 1839 से 1855 में आपका यहां पर जो थ्योरी दी गई थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, यानी कि सभी सजीव एक या उससे ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। ये थ्योरी, ये स्टेटमेंट कहा गया था। दूसरा कहा गया था द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग, यानी कि जो सभी सजीवों के लिए जो बेसिक यानी कि सबसे मूलभूत इकाई है वो कोशिका है। दूसरा, यहीं पर आपका द सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि कोई भी नई कोशिका पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से ही बनेगी। और यहां पर आपके अलग अलग साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन थे, श्वान थे, और साथ ही साथ रूडोल्फ वर्चो थे। तो इनमें जो मेन क्रेडिट गया वो आपका किसको गया था? स्लाइडेन और स्वान को गया था सेल थ्योरी के लिए। इतना पॉइंट क्लियर है ना सभी को? ठीक है, अब यहीं पर बात आती है कि सेल के एग्जिस्टिंग या सेल के काम को लेकर के। ठीक है,
यहां पर देखा जाए तो इन लोगों ने जब सेल को ऑब्जर्व किया, उसके फंक्शन को देखा, तो इन्होंने सेल थ्योरी दे दी। लेकिन जब रॉबर्ट हुक ने खोजा था तो वो डेड सेल थी, क्योंकि कॉर्क जो कि प्लांट से आइसोलेटेड था। यहां पर द फर्स्ट लिविंग सेल यानी कि पहली जीवित कोशिका किसने खोजी थी? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने खोजी थी। ठीक है, अब यहां पर एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने कैसे खोजा था? इन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, खुद से बनाया एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी बनाया। और जो हम लोगों के टीथ होते हैं ना बेटा, टीथ के बीच में जो खांच होती है, जब भी कभी हम लोग टूथपिक लेकर के दांतों को साफ करते हैं तो कुछ मैल निकलता है, और वो जो फूड मटेरियल है इसमें बैक्टीरियाज प्रेजेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं, माउथ को ओपन करते रहते हैं, तो इन्वायरमेंट में जो माइक्रोब्स है ये जाकर के अटैच हो जाते हैं और ये निकलते हैं और ये उस फूड पर रहते हैं। और उन्हीं से एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने क्या किया था? सेल को खोजा था। और फर्स्ट लिविंग सेल की बात अगर करें तो वो थी बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु थी। अब क्वेश्चन दो तरीके से यहां से बनते हैं कि जीवाणु की खोज किसने की थी, यानी कि हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? तो आंसर क्या होगा बेटा? एंटोनी वैन लीवेनहॉक। दूसरा पॉइंट क्या आएगा यहां पर? अगर हम दूसरे पॉइंट को देखें कि हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, तो एंटोनी वैन लीवेनहॉक, और फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तब भी एंटोनी वैन लीवेनहॉक। ठीक है, क्लियर? साथ ही साथ यहां पर देखा तो एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने क्या किया था बेटा? उन्होंने देखा और नोट किया कि जो सेल है, सेल में क्या हो रहा है बेटा? मूवमेंट हो रहा है, यानी कि ये गतिशील है। यानी क्योंकि माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में मूवमेंट होगा, ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे क्योंकि लिविंग है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मूवमेंट के आधार पर इसको इन्होंने कहा था कि ये क्या है बेटा? ये लिविंग सेल है, यानी कि सजीव है। ठीक है, क्लियर? और इस प्रकार से लिविंग सेल की यानी कि सजीव कोशिका की डिस्कवरी हुई थी। ठीक, दूसरे पॉइंट में देखें तो 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था बेटा? रॉबर्ट ब्राउन, देखिए नाम में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है आपको, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। देखो, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, फर्स्ट सेल, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, जैसे ये कोई एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि डीएनए। अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात की जाए तो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, जो कि स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे, यानी कि वनस्पति शास्त्री थे। ठीक है, इन्होंने 1833 में क्या किया था? न्यूक्लियस की खोज की थी, यानी कि केंद्रक की खोज की थी। और इन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इन्होंने, ये बॉटनी के साइंटिस्ट थे, यानी कि वनस्पति शास्त्री थे, तो इन्होंने प्लांट में देखा। और प्लांट किस में आते हैं बेटा? यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आते हैं। अब आप कहेंगे सर ये यूकैरियोटिक क्या होता है? तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि ये प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये इनके कैरेक्टर्स, इनके लक्षणों के आधार पर हम लोग कैटेगराइज करते हैं इनको। ठीक है बेटा, क्लियर? और इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एनिमल सेल है। ठीक है, अब यहां पर सेल के स्ट्रक्चर में देखें तो जो आपका सेल बायोलॉजी था, सेल बायोलॉजी में ये सभी जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं, यानी कि कोशिका के अंग है, जैसे हमारे शरीर में अलग अलग काम के लिए, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग अंग मौजूद हैं, वैसे ही सेल के अंदर भी डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, कोशिकांग होते हैं। और इन कोशिकांगों की बात करें तो सेल बायोलॉजी में इसकी स्टडी की जाती है। और सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा यहां पर न्यूक्लियस के पास होती है ईआर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग कहते हैं अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, और ये सेल को क्या करती है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है।
यानी कि संरचनात्मक सहारा। साथ ही साथ यहाँ पर गोल्गी बॉडीज होती हैं। गोल्गी बॉडीज को क्या कहा जाता है बेटा? इट इज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ये कोशिका के ट्रैफिक पुलिस के रूप में जानी जाती हैं, क्योंकि ये प्रोटीन शॉर्टिंग का काम करती है, प्रोटीन को पहचानने का काम करती हैं। साथ ही साथ यहां पर अगर देखा जाए तो लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग, यानी कि आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है। साथ ही साथ एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए सेल में क्या होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यहीं पर अगर देखिए तो राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन को निर्माण का काम किसका होता है? राइबोसोम का होता है। ठीक है। और ये सभी आपके किस में प्रेजेंट होते हैं? साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य में। कोई भी लिविंग सेल होगी तो लिविंग सेल का बेटा 70% पार्ट क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है, यानी कि जल उपस्थित होता है लिविंग सेल में। ठीक। इवन सेल के अंदर और भी कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, इनके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे कि किसने इनकी खोज करी। साथ ही साथ यहां पर हम लोग देखेंगे कि इनका फंक्शन क्या क्या होता है, कैसे ये काम करती हैं। ठीक है। तो ये सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिकांग होते हैं, तब कहीं जाकर के सेल कोई काम कर पाती है। ठीक है। अब सेल में देखा जाए फर्दर यहां पर कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात हुई, तो पहले हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल किनको कहते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब क्या होता है बेटा? प्रिमिटिव, यानी कि पुरातन। और कैरियोट्स मतलब क्या होता है बेटा? कैरियोटिक, यानी कि कैरियोट्स। कैरियोट्स मतलब कैरेक्टर्स। वो सभी सेल्स जिनके कैरेक्टर्स यानी कि जिनके लक्षण कैसे हों? बहुत प्रिमिटिव हो, पुरातन हो, अल्प विकसित हो, वो सभी सेल्स कहलाएंगी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता। अब आप कहेंगे सर न्यूक्लियस के अंदर तो होता है जेनेटिक मटेरियल, अब न्यूक्लियस नहीं है तो क्या इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर पैक नहीं होगा। ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। इसी से हम लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को सेपरेट करते हैं। जैसे सपोज दैट कि ये कोई एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन उसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ही, कोशिका द्रव्य में ही प्रेजेंट रहता है, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर पैक नहीं होता। पहली चीज। दूसरा, अगर देखा जाए तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें अगर देखा जाए तो कुछ जो आपके बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियाज में देखा जाए तो इनमें क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर अगर देखें तो क्या इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा इनमें। ठीक। अब दूसरे केस में हम लोग देखें कि इनका जो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इन पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इनका जो शेप होता है ये आपका 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर डायामीटर का होता है, यानी कि 0.1 से 0.5 माइक्रोन साइज की आपकी क्या होती है बेटा? ये व्यास की कोशिकाएं होती हैं, इनके बीच में ही इनका आपका क्या होता है? ये शेप होता है। अब इनमें रिप्रोडक्शन की बात की जाए, यानी कि प्रजनन, भाई एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी आएगी ही, सारी फेवरेबल कंडीशन रहेगी क्योंकि इनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, इस कारण से। तो यहां पर देखा जाए तो इनमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये एक तो होता है बेटा फिशन के द्वारा। फिशन का मतलब है विखंडन। जैसे एक सेल है, ये अपने आप दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विखंडन, या बाइनरी फिशन भी इसको कहा जाता है। बाइनरी विखंडन, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 से 16 से 32 से 64, यानी कि जस्ट डुप्लीकेट होती जाएंगी, तो फिशन की प्रक्रिया होती है।
दूसरा, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते, इस कारण से इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा रिप्रोडक्शन होता है बेटा? अलैंगिक जनन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होते। और दूसरा आपका कैसा होता है? बाइनरी फिशन के द्वारा। ठीक है, कुछ में बडिंग के थ्रू भी होता है। बडिंग का मतलब क्या है कि एक छोटा सा पार्ट कलिका के रूप में निकल गया और फिर वो डेवलप होकर के अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी इनमें प्रजनन की प्रक्रिया होती है, लेकिन किनमें? प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में नहीं। ठीक है, दूसरा अगर देखें एग्जाम्पल की बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, आर्की होते हैं, आर्की बैक्टीरिया या बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, ये सभी आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स के बेस्ट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के ये क्या है? बेस्ट एग्जांपल्स हैं। अब जैसे स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप देख ले, अगर हम कंपेयर करें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को, तो सबसे पहली चीज आपकी क्या आती है? यहां पर अगर आप लोग देखें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है होगी, इसमें इनके बॉडी क्या होगी? कैप्सुलेटेड होगी, यानी कि शरीर कैप्सूल यानी कि एक कवर के अंदर प्रेजेंट होगा। इनमें सेल ऑर्गेनल्स में देखा जाए तो राइबोसोम होगा, डीएनए होगा, सेल वॉल भी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी और साइटोप्लाज्म होगा। ये बेसिक कंपोनेंट है आपके प्रोकैरियोटिक सेल के। ठीक है, लेकिन क्या इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या गोल्गी बॉडीज दिख रही हैं? नहीं दिख रही। क्या लाइसोसोम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतलब इनमें सेल ऑर्गेनल्स भी कम होते हैं, ये प्रिमिटिव है, पुरातन है, कम विकसित होती हैं, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक कहा गया है। अब इनमें साइटोप्लाज्म में जो डीएनए है वो क्या होता है? ऐसे ही तैरता रहता है, फ्लोट होता रहता है। ठीक है, अब वही यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होगा? डीएनए होगा। राइबोसोम्स तो पाए जाएंगे, लेकिन ये अलग प्रकार के होते हैं। इनमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदव्य जालिका भी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा और लाइसोसोम भी होगा। तो देखिए, साइटोप्लाज्म तो सभी लिविंग में है। ठीक है, बॉडी के स्ट्रक्चर में क्या है? यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तीसरे नंबर पर देखा जाए तो जो प्रोकैरियोटिक है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सेल वॉल भी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें नहीं होती है। वहीं पर अगर हम लोग फर्दर देखें तो राइबोसोम्स जो है ये दोनों में प्रेजेंट है। अब राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, 70S टाइप का, जबकि राइबोसोम जो यूकैरियोट में है ये 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। ठीक है, कि प्रोकैरियोट में राइबोसोम जो है ये कम विकसित है 70S के, जबकि यूकैरियोट में क्या है? 80S के राइबोसोम है। दूसरा अगर देखा जाए तो यहां पर जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किस चीज की बनी होगी? ये बनी होगी फॉस्फोलिपिड की, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। जबकि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल, खासतौर पर बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये किसकी बनी होती है बेटा? तो ये बनी होती है पेप्टाइडो। ठीक है, किसकी बनी होती है? ये बनी होती है आपकी पेप्टाइडोग्लाइकेन की, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये दूसरा डिफरेंस है जो कि आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की प्रोकैरियोट्स में है यानी कि बैक्टीरिया में है, और फॉस्फोलिपिड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें है? यूकैरियोट्स की है। ठीक है, अब ये डिफरेंस आपका खास तौर पर क्लियर कर रहा होगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। ठीक, अब यहीं पर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है
वो प्रोकैरियोटिक से बड़ा होता है। इनकी जो शेप होती है ये 10 से 100 माइक्रोन की होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक की कितनी थी 0.1 से 0.5 माइक्रोन, यानी कि 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर की थी, जबकि यूकैरियोटिक में कितना है बेटा 10 to 100 माइक्रोन व्यास के बीच होता है, यानी कि इनका डायामीटर होता है। ये दूसरा डिफरेंस शेप के अकॉर्डिंग। यहीं पर अगर हम लोग देखें तो इनमें जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके आर पार क्या होता है सेल सेल कम्युनिकेशन के थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज होता है। इनमें सोडियम पोटेशियम पंप चलता है और ये सेमी परमिएबल होती हैं। यूकैरियोटिक सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल को हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं, कि विशेष तत्वों को ये अंदर जाने देगी, हर एक चीज को अंदर जाने नहीं देगी। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर आगे अगर देखें तो जो आपका यूकैरियोटिक सेल है ये किस में प्रेजेंट होती है बेटा, तो ये प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ प्लांट और एनिमल्स के अलावा अगर हम बात करें फंगस की यानी कि कवक की, तो कवक में भी यूकैरियोटिक सेल होती है, क्योंकि इनकी सेल्स में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इवन यहां पर देखा जाए तो और जो डिफरेंट आपके यहां पर ऑर्गेनल्स हैं, यानी कि विभिन्न कोशिकांग हैं, ये सभी आपके प्रेजेंट होते हैं दोनों में। प्लांट सेल में देखा जाए तो प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स के अलावा अगर हम बात करें, प्लास्टिड यानी कि लवक, वैक्यूल भी प्रेजेंट होती है, वैक्यूल यानी कि रिक्तिका भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये सभी आपके डिफरेंस होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स बेटा क्लियर हो गए होंगे। तो आगे की चर्चा अगले सेशन में हम लोग करेंगे। थैंक यू।